मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता था कि मैं सबसे ज़्यादा हाई टेबल्स पे रहकर इंडिया के पॉलिसी मेकिंग में कंट्रीब्यूट कर सकूं। मुझे नहीं पता था कि आगे रास्तों में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे और उन सबको क्लियर करना होगा। 5 साल तक मुझे कुछ भी नहीं मिला था। 5 साल तक मैं एग्ज़ाम्स लिख रही थी, यूपीएससी लिख रही थी। पर छठे साल जब नमस्कार, मेरा नाम रीत सुंदरम झा है। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा 2021 की क्लियर करी है और इसके अलावा मैंने यूपीपीसीएस 2019, यूपीपीसीएस 2020, 66th बीपीएससी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एडी और आईबीएसीआईओ की परीक्षाएं भी क्लियर करी हैं। इसके अलावा मैंने जेपीएससी की मेंस भी क्लियर किया था, पर उसमें मैं इंटरव्यू में नहीं गई थी। इन सारे एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए मुझे 7 साल लगे और यही सारी स्ट्रैटेजी, यही सारे प्रिंसिपल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो अब मैं आपको अपनी कहानी डिटेल में बताती हूँ कि मैंने कहाँ से शुरुआत करी थी, क्या ऑब्स्टिकल्स आए, मैंने उनको कैसे ओवरकम किया और आज मैं इस पद पर कैसे आई हूँ। और ख़ास करके उन एस्पिरेंट्स के लिए जो बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी क्लियर करना चाहते हैं और बिहार एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए ये टॉक बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो आप बहुत ही ध्यान से सुनें कि कैसे बीपीएससी एग्ज़ाम की प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू को क्लियर किया जा सकता है। मेरी कहानी की शुरुआत बिहार के एक छोटे से ज़िला सहरसा से होती है, जहाँ मेरा जन्म हुआ था। मेरी मॉम, मेरी जो माताश्री हैं, वो स्टेट सर्विस एग्ज़ामिनेशन क्लियर करने के बाद वहाँ पर कार्यरत थीं और मेरे डैडी, मेरे जो फ़ादर हैं, वो वहाँ पे ट्यूशन्स पढ़ाते थे और वहाँ से मेरी कहानी की शुरुआत हुई। मैं पढ़ाई में हमेशा से अच्छी थी और इसका श्रेय मेरे घरवालों में जाता है, क्योंकि वहाँ एक ऐसा माहौल था जहाँ पढ़ाई को बहुत उच्च दर्जा दिया जाता है। और वहाँ से ही मैंने, चाहे वो 10वीं की परीक्षा हो, चाहे वो 12वीं की परीक्षा हो, इन सब में बहुत ही मन लगाकर जी-जान से पढ़ाई करके हमेशा वहाँ की, जहाँ पे भी मैं स्कूल में रही हूँ, वहाँ की टॉपर रही। यहाँ से मैंने बीटेक जॉइन किया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, जो कलिंगा यूनिवर्सिटी है भुवनेश्वर में, वहाँ से मैंने कंप्लीट किया। वहाँ पर भी मैं 9 पॉइंटर थी और वहाँ से आने के बाद मैंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ में सॉफ्टवेयर डेवलपर का जॉब स्टार्ट किया। वो मेरी हैदराबाद में हुई थी। पर वहाँ रहने के बाद भी, हालाँकि वो जॉब बहुत अच्छी थी, मुझे वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। मुझे ऐसा लगा कि मैं इससे ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात थी कि मुझे सिविल सर्विसेज़ में जाना था। मुझे एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिसी मेकिंग का पार्ट बनना था और मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता था कि मैं सबसे ज़्यादा हाई टेबल्स पे रहकर इंडिया के पॉलिसी मेकिंग में कंट्रीब्यूट कर सकूँ। तो बस इसी सपने को लेकर मैंने टीसीएस की जॉब से रिज़ाइन किया और मैं दिल्ली आ गई परीक्षा की तैयारी करने के लिए। हालाँकि उस वक़्त तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हूँ, हमेशा से पढ़ाई करती आई हूँ, तो मेरे लिए बहुत आसान होगा कि मैं ये एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर जाऊँगी। पर मुझे नहीं पता था कि आगे रास्तों में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएँगे और उन सबको क्लियर करना होगा और आगे जाने के बाद क्या होना है, वो मुझे 7 साल के बाद पता चलेगा। तो मैंने अपनी परीक्षा के अटेम्प्ट्स यूपीएससी के देने शुरू किए 2014 से और वहाँ से हर साल मैंने अटेम्प्ट दिया, प्रीलिम्स क्लियर किया, पर मेन में मेरी सुई जो है वो अटक के रह जाती थी। फाइनली मैंने 2017 के अटेम्प्ट में मेन भी क्लियर किया, बट फाइनली 2018 में मेरी लिस्ट में नाम नहीं आई थी और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुझे हताश करने वाला था, क्योंकि उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं हर कुछ कर रही हूँ, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिल रही है। पर इसका भी श्रेय मैं अपने घरवालों को, मम्मी-डैडी को, अपनी बहनों को, दोस्तों को और खुद के भी अपने एक धैर्य को, धीरज को देना चाहती हूँ कि उसके बाद भी मैंने अपना अपना सुकून नहीं खोया और उसके बाद भी मैं लगी रही तैयारी में। लेकिन उसके बाद मैंने एक बहुत अच्छा डिसीज़न लिया कि मैंने ये सोचा कि जब मैं बिहार राज्य से हूँ, तो मैं, और मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में ही जाना है। मेरी मम्मी भी बिहार राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट थी, तो क्यों ना मैं भी उसके लिए तैयारी करूँ और क्यों ना मैं भी उसे भी आज़माऊँ। मैंने अपना ऑप्शनल चेंज किया फ्रॉम फिलॉसफी टू एंथ्रोपोलॉजी। उसके लिए 1 साल मैंने जमकर तैयारी की। उस साल मैंने यूपीएससी की परीक्षा भी नहीं दी और मैं एक तरफ यूपी और दूसरी तरफ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में बैठी।
इट वाज़ अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। यूपीएससी से थोड़ा अलग था बिहार का एग्ज़ाम देना, और वहाँ जाकर मैंने देखा कि जो बिहार में पटना में ही मेरा सेंटर पड़ा था, मुझे वहाँ देखकर पता चला कि बिहार के स्टूडेंट्स में भी कितना ज़्यादा टैलेंट है और वो कितने मेहनती हैं। बिहार का जो एक स्टीरियोटाइप है ना पूरे देश में हमारे, कि ये ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते हैं, या ये हर जगह जाकर बस जॉब्स ले रहे हैं, ये इस तरीके के जो स्टीरियोटाइप्स हैं, ये बस स्टीरियोटाइप ही हैं। बिहारी लोगों में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की प्रवृत्ति है, और वो मुझे वहाँ जाकर पता चला। मैंने वो एग्ज़ाम लिखा, प्रीलिम्स क्लियर किया, मेन क्लियर किया, फिर मैंने इंटरव्यू दिया। और मैं आपको ये बता दूँ कि यूपीएससी देना मेरे लिए बीपीएससी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद था, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए मुझे एक स्किल सेट मेरा डेवलप हो चुका था। तो सच बताऊँ तो बीपीएससी के प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। पर जब मेन की बात आई, तो मैंने बिहार के भी मेन को बहुत टाइम दिया, वहाँ पे भी मैंने बहुत अच्छा करने की कोशिश की, और वहाँ पे मुझे सफलता मिली। मैं इंटरव्यू तक गई। इंटरव्यू में जब मैं गई, तो वहाँ पर मुझे बिहार से संबंधित क्वेश्चन्स पूछे गए, व्हिच वाज़ क्वाइट गुड फॉर मी। मुझे अच्छा लगा, क्योंकि उसके लिए मैंने बिहार पे भी काफ़ी अध्ययन किया, और मुझे ऐसा लगा कि मैं फिर से अपने रूट्स से जुड़ रही हूँ। क्योंकि कई दिनों से मैं झारखंड में रह रही थी, और उसके बाद भी नौकरी के चक्कर में मैं हैदराबाद और दिल्ली में रही थी, यूपी में, चित्रकूट में भी काम किया था। तो जब मैंने बिहार का वो परीक्षा दी, तो ऐसा लगा कि मैं अपनी जड़ से वापस जुड़ रही हूँ। वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया एंड आई क्लियर्ड इट। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। बट अगेन एज़ आई सेड कि सपना हमेशा यूपीएससी को क्लियर करना था, और पॉलिसी मेकिंग का पार्ट बनने का था। तो मैंने फाइनली अपना छठा अटेम्प्ट यूपीएससी का दिया, बिल्कुल ही मन से, और अपने सारे दम को लगाकर 1 साल बहुत ही गहन अध्ययन करने के बाद मैंने यूपीएससी की परीक्षा दी, और प्रीलिम्स क्लियर किया, मेन क्लियर किया। इस बार मैंने एंथ्रोपोलॉजी से मेन लिखा था। आई वाज़ वेरी कॉन्फिडेंट, काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ मैंने मेन लिखा था, और अच्छा भी हुआ। मतलब मुझे ये सैटिस्फैक्शन आया कि मैंने जो जितना भी एफर्ट दिया था, वो मेरे पेपर में रिफ्लेक्ट हुआ है। और फिर वहाँ से मैंने इंटरव्यू का कॉल आया, इंटरव्यू दिया मैंने अच्छे से, और फाइनली मेरी सफलता उसमें भी हो गई। तो अगर मेरी जर्नी देखी जाए, तो 5 साल तक मुझे कुछ भी नहीं मिला था। 5 साल तक मैं एग्ज़ाम्स लिख रही थी, यूपीएससी लिख रही थी। पर छठे साल जब जब ऐसा वक़्त आता है ना, जब आपको लगता है कि आप दम तोड़ दोगे अब आपके पास कुछ भी नहीं है, आप शायद गिव अप करने के वर्ज पे हो। अगर आपने उसको ओवरकम कर लिया, जो मैंने किया, मैंने उस वक़्त को ओवरकम कर लिया, और उसके बाद मैंने यूपी के स्टेट सर्विसेज़ एग्ज़ाम्स 2 दिए, बीपीएससी का 1 एग्ज़ाम दिया, यूपीएससी दिया, उसके अलावा मेरे कुछ इंटरव्यूज़ हुए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, आईबी का एग्ज़ाम दिया, और आप मानोगे नहीं, ये सारे एग्ज़ाम्स में मेरी सिलेक्शन हुई। तो इससे मेरा बस यही मैसेज है आप सबको, कि पहली बात, हमेशा धैर्य और धीरज को प्रेफ़रेंस दीजिए। हमेशा उसको अपना एक वेपन बनाइए। आपके मन में हमेशा ये होना चाहिए कि अगर आप कड़ी मेहनत कर रहे हो, अगर आप बिल्कुल धीरज से काम कर रहे हो, और अगर आपने एकाग्रता से काम किया है, तो कभी ना कभी आपको राह में सफलता ज़रूर मिलने वाली है। दूसरी बात, सफलता शायद उस फ़ॉर्म में ना मिले जिस फ़ॉर्म में आपने देखा था। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊँ, तो मेरे लिए जो स्टेट सर्विसेज़ एग्ज़ाम्स को क्लियर करना था, चाहे वो यूपी हो और बिहार हो, मेरे लिए शायद वो ज़्यादा बड़ी सफलता थी, यूपीएससी से भी ज़्यादा। क्योंकि वो मुझे उस वक़्त मिला था, जब मेरे पास कुछ नहीं था, और मैंने वहाँ एग्ज़ाम दिया, उसके बाद मैंने वहाँ काम भी किया। मैंने जो राज्य के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वहाँ 1 साल काम किया। यूपीपीसीएस के थ्रू मैं चित्रकूट में भी युवा कल्याण अधिकारी के पद पे कार्यरत थी। मैं डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के पद पे कार्यरत थी। इन सब एक्सपीरियंसेस के बाद फिर मैं यूपीएससी में आई, और उस मैच्योरिटी के बाद जब मैंने एग्ज़ाम दिया, तो यूपीएससी भी क्लियर हो गया। सो व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इज़, हमेशा एकाग्र रहें, हमेशा कड़ी मेहनत करते रहें, और धीरज को अपना सबसे बड़ा वेपन बनाएँ। और जब आप फेलियर बार-बार देख रहे हो, उसमें आपको अपना सुकून नहीं खोना है, आपको अपना दम नहीं तोड़ना है, उसके बाद भी आगे बढ़ते जाना है। इसके साथ-साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर यूपीएससी नहीं भी हो पाता है, तो मेरा ये एक्सपीरियंस है, वहाँ मैंने काम करके ये देखा है कि जो स्टेट सर्विसेज़ के जॉब्स हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। वहाँ पे भी आपको बहुत सारी ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, जहाँ से आप उस राज्य के लिए, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। सो डेफ़िनिटली ये सिर्फ़ यूपीएससी के लिए एक ऑब्सेशन नहीं बनाना है, हमेशा अलग-अलग सर्विसेज़ के लिए आप एग्ज़ाम्स देते रहें।
एक मोटो बना लें कि आपको जनरल स्टडीज़ को हमेशा गो थ्रू करते रहना है, न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहना है और अपना एक ऑप्शनल बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। ऑल्सो अनदर इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं आपको मैसेज देना चाहती हूँ, वो ये कि अपना लॉजिक बहुत स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपका लॉजिक स्ट्रॉन्ग रहेगा, जो कि आपका आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो अगर आप सीसैट के पेपर्स लगाओ, कैट के थोड़े बहुत पेपर्स लगाओ। अगर आपका लॉजिक स्ट्रॉन्ग है, वो आपको जीएस में भी हेल्प करेगा। एंड प्रीलिम्स वो कभी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने अपने जो जर्नी है ना उसमें 12 प्रीलिम्स दिए हैं और 11 में मेरी सिलेक्शन हुई है। सो दैट इज़ ओनली बिकॉज़ मैंने अपने लॉजिक पे वर्क किया है और मैं पेपर्स बहुत लगाती थी। मैं एमसीक्यूज़ बहुत सॉल्व करती थी। मेरे लिए एक्चुअली वो बहुत कड़ी मेहनत भी नहीं हुई, मुझे मज़ा आता था वो करने में। तो इस तरीके का आप एटीट्यूड डेवलप कर लो जिसमें आपको पढ़ाई में ही मज़ा आ रहा हो और वो आपको कड़ी मेहनत लगे ही नहीं। तभी आप लंबी जर्नी में सर्वाइव कर पाओगे। पर अब मैं आती हूँ अपनी स्ट्रैटेजी जो मैंने डिटेल में किया। वो हर एग्ज़ाम को क्लियर करने में उसने मुझे हेल्प करी है। पर्टिकुलरली बीपीएससी का अगर मैं बताऊँ, तो अगेन बीपीएससी में भी प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू ये 3 स्टेजेस होते हैं। जब मैंने प्रीलिम्स को उठाया उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए, तो मैंने सबसे पहले ये काम किया कि मैंने पुराने पीवाईक्यूज़ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स उठाए और उनको स्टडी किया। मैंने 2-3 दिन सिर्फ़ उनको स्टडी करने में डाला कि किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन्स आते हैं और किस तरीके के सवाल आते हैं। और मैंने उसे एक एक नोट्स में लिखा भी, मैंने ये जानने की कोशिश भी की कि इन सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन्स आते हैं और इस तरीके के सवाल आते हैं। फिर मैंने प्रायोरिटी वाइज़ उन सबको एक ऑर्डर में असाइन किया कि अगर यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, तो मैं सबसे पहले यहाँ से पढ़ना शुरू करूँगी। ये एक्चुअली एक प्रिंसिपल होता है, परेटो प्रिंसिपल कहते हैं उसे, जिसका मतलब होता है 80-20 प्रिंसिपल। मतलब आपका सक्सेस जो है, वो एक आपका 80% सक्सेस आपके 20% एफर्ट से आएगा। मतलब कुछ 2-3 चीज़ें होंगी, जो सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल होंगी मार्क्स को लेकर, अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो। तो जब मैंने बीपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर्स देखे, तो तब तक ऐसा था कि हिस्ट्री से काफ़ी सवाल आ रहे थे और पॉलिटी से सवाल आते थे। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि इनको मास्टर करती हूँ। मैंने उस पर वर्क करना शुरू किया। फिर मैंने कुछ 2-3 ऐसे पब्लिकेशंस थे, जिनकी किताबें थी पीवाईक्यूज़ से रिलेटेड, जिससे पीवाईक्यूज़ के ही बेसिस पर वो क्वेश्चंस बनाते थे। मैंने उनको उठाया और सारे पेपर्स सॉल्व किए। तो प्रीलिम्स के लिए मेरा सबसे बड़ा सजेशन आप लोगों को ये रहेगा कि आप क्वेश्चन पेपर्स लें और उन्हें सॉल्व करें। उन्हें सॉल्व करते रहें, चाहे आपको 100 में से 10 नंबर ही क्यों नहीं आ रहे हो, उससे हताश नहीं होना है। ये सिर्फ आपकी तैयारी है, पर आपको पेपर्स लगाते रहने हैं। उसके बेसिस पे नोट्स बनाना है, उसी को फिर बार-बार पढ़ना है, रिवाइज़ करना है। सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल होता है ये प्रीलिम्स के लिए। फिर मैंने प्रीलिम्स दिया, वो क्लियर हुआ। उसके बाद मेन पर आते हैं। मेन की जो तैयारी है, वो प्रीलिम्स से काफ़ी अलग है, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको एमसीक्यूज़ मिलते हैं, वहाँ आपको लॉजिक लगाना होता है और कुछ हद तक वहाँ पे आपको आंसर की एक समझ डेवलप हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होते हैं, जो आपको दिख जाते हैं। मेन में आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं होने वाले, वहाँ सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने हैं, लंबे आंसर्स लिखने हैं, तो वहाँ का स्किल सेट ही अलग होता है। वहाँ आपको 3 घंटे के अंदर-अंदर जितने भी सवाल हैं, उनको सबसे जितने अच्छे तरीके से, अच्छे शब्दों को यूज़ करके लेजिबल हैंडराइटिंग में लिखा जा सकता है, वो करना है। तो आप उसी तरीके से प्रिपेयर भी करिए। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए, शुरुआत में 1-1 घंटे के लिए आंसर्स लिखिए। देखिए कि आप कैसे आंसर लिख रहे हैं, आपकी स्पीड कैसी है और क्या आपकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी है, लेजिबल है। उनसे बढ़कर फिर आप 1 घंटे से 2 घंटे लिखना शुरू करिए और 2 घंटे से 3 घंटे लिखना शुरू करिए। अब आप पूछेंगे कि लिखना क्या है? वो भी तो पता होना चाहिए। तो देखिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेन हो, आपका जो बेसिस ऑफ राइटिंग होगा या बेसिस ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस होगा, वो सेम होगा। आपको हिस्ट्री के लिए कुछ पर्टिकुलर बुक ही पढ़नी है। मैं स्पेक्ट्रम पढ़ा करती थी जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और एंशिएंट और मिडिएवल के लिए मैं एनसीईआरटीज़ पढ़ती थी, वो आपको पढ़ना है। ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ा है, ऐसे ही कुछ लोग और भी कोई बुक रेफ़र कर सकते हैं। तो बेस मटेरियल आपका सेम रहेगा, पर उसको एड्रेस करने का तरीका प्रीलिम्स और मेन में अलग-अलग हो जाएगा। पर उन बेस मटेरियल्स पे आपको बहुत पकड़ बनाने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको उसे बार-बार रिवाइज़ करना है। इनफैक्ट 3 स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो मैं किसी भी बुक को पढ़ने में यूज़ करती हूँ। पहले मैं उस बुक को पढ़ती हूँ। सेकेंडली मैं उस बुक को अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करती हूँ।
कई बार उन डिस्कशंस में बहुत सारे ऐसे नज़रिए मुझे पता चल जाते हैं जो मैंने नहीं सोचा था, पर वो दोस्त मुझे बता देते हैं। ऐसे ही उन्हें भी काफ़ी कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव्स मिल जाते हैं मुझसे। सो डिस्कशंस बहुत अच्छा तरीका है चीज़ों को याद करने का। और तीसरा तरीका है क्वेश्चंस लगाना। ये 3 स्ट्रैटेजीज़ अगर आप एम्प्लॉय कर रहे हो तो आपको हर बुक में आप मास्टरी कर सकते हो। अब आते हैं फिर से मेन पे, टेस्ट्स लिखना शुरू करिए। जब आपने 3 घंटे लिखना शुरू कर दिया तो आप टेस्ट लिखना शुरू करिए। अब आप कहेंगे कि अगर आप बिहार में हैं, झारखंड में हैं, यूपी में हैं और आपके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है कि आप जाकर कहीं पर टेस्ट लिख सकें, कोई बात नहीं। घर पे हो आप, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास फ़ोन है या लैपटॉप है, या तो आप कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ अवेल कर लीजिए या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ अवेल करने की भी अगर कोई फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी है, तो भी कोई बात नहीं, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स निकालिए और अपने मम्मी-पापा, भाई-बहन, दोस्तों को बोलिए कि वो इन्विजिलेटर की तरह काम करें और आप 3 घंटे पेपर लिखिए। हर समस्या का एक समाधान है। आपको सोचने की ज़रूरत है कि वो समाधान क्या हो सकता है। अगर आप समस्या पर ही फ़ोकस करते रहेंगे, तो ज़्यादा मुश्किल आप अपने लिए ही क्रिएट करेंगे। तो टेस्ट लिखना घर पे इतना भी मुश्किल नहीं होता है। हाँ, थोड़ा ज़्यादा एफ़र्ट लगाना पड़ेगा, बट उससे आपकी जो स्किल सेट है, वो भी और ज़्यादा डेवलप होगी। तो टेस्ट लिखिए। मैं जब बीपीएससी की परीक्षा लिखने के लिए गई थी मेन की, तब तक मैंने इतने टेस्ट लिख लिए थे कि मतलब वो बहुत ही ऑटोमैटिक एक फ्लो हो रहा था आंसर्स का। एंथ्रोपोलॉजी का मैंने तब तक ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी रखा था बीपीएससी में। एंथ्रोपोलॉजी के आंसर्स भी बहुत ही ईज़िली फ्लो हो रहे थे, जीएस के आंसर्स भी बहुत ही ईज़िली फ्लो हो रहे थे। तो इस तरीके का माइंडसेट होना चाहिए और इस तरीके की पकड़ होनी चाहिए आपके सब्जेक्ट पे। तो आपने मेन भी लिख लिया, फिर मेरा मेन भी क्लियर हो गया। अब आते हैं इंटरव्यू पे। इंटरव्यू अगेन अ वेरी डिफरेंट स्किल सेट। वहाँ पे थोड़ी अलग तरीके की पर्सनैलिटी चाहिए होती है। चाहे आप बहुत ही अच्छे इंसान क्यों ना हो, चाहे आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान ही क्यों ना हो, अगर उस 15-20 मिनट में आपने उस कमरे में जो आपके सामने पैनल है, उसको अपनी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट नहीं करी, तो आपको नंबर नहीं मिल पाएँगे। आई नो ये बहुत अनफॉर्च्यूनेट है क्योंकि 15-20 मिनट कम वक़्त होता है जज करने का, बट जो भी है रियलिटी यही है। तो इसीलिए अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे शेप करिए कि आप उस 15-20 मिनट में ही अपनी पर्सनैलिटी को भी रिफ्लेक्ट कर पाएँ और अपनी पर्सनैलिटी के पॉज़िटिव साइड्स को रिफ्लेक्ट कर पाएँ। तो अगर आप वहाँ पे कुछ भी ऐसा बोल देंगे जिससे ये पता चल जाएगा कि ये जो प्रोग्रेसिव थॉट्स है उसको नहीं रिप्रेज़ेंट कर रहा है, तो डेफ़िनिटली आपके नंबर कम हो जाएँगे। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर वर्क करिए। कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बातें कहना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फिर जैसे अगर आप बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो बिहार राज्य के बारे में आपको सारे फैक्ट्स, करंट अफ़ेयर्स, जो गतिविधियाँ चल रही हैं, वहाँ का पॉलिटिकल स्टेटस, ये सब कुछ पता होना चाहिए। ये सब आप तैयारी करके वहाँ जाइए। डेफ़िनिटली थोड़ी नर्वसनेस होगी, पर जब आप वहाँ जाएँगे, थोड़ा वक़्त लेंगे, जब भी वो सवाल पूछते हैं, 5 सेकंड सोच कर ही जवाब देंगे। इससे आपकी पर्सनैलिटी में एक स्थिरता भी दिखती है। ये सब आपके लिए वर्क करेगा। मैंने ये सारी चीज़ें करी थी। मेरा इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा हुआ था। इनफैक्ट जब मैंने बिहार का एग्ज़ाम दिया था, तो मुझे 75 आए थे 100 में, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर माना जाता है इंटरव्यू के लिए। तो उसके बाद फिर मेरी बिहार का 3-4 महीने के बाद रिज़ल्ट्स आए थे एंड बिहार में भी मेरी सिलेक्शन हो गई थी। तो वो काफ़ी उसने मुझे काफ़ी खुशी दी थी क्योंकि तब तक मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ था। अब तो बिहार ने एक ऐसा जॉब ऑफ़र किया मुझे जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो एंड ऑल्सो बिकॉज़ दैट बीइंग माय स्टेट जहाँ से मैं आती हूँ, तो ये पता होना कि मैं वहाँ जा रही हूँ काम करने के लिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली। तो इन सारे प्रिंसिपल्स को एम्प्लॉय करके, इन सारे स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो करके आप बीपीएससी में डेफ़िनिटली सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और जाते-जाते मैं जोश टॉक बिहार के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत खुशी हुई ये देखकर कि बिहार राज्य को मोटिवेट करने के लिए और वहाँ के एस्पिरेंट्स को मोटिवेट करने के लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जहाँ पर हम जैसे एस्पिरेंट्स जो जिन्होंने सफलता अचीव की, वो आकर अपनी कहानी बता सकें और लोगों को इंस्पायर कर सकें। सो आई एम श्योर अ लॉट ऑफ बिहारी पीपल जो मेरी ये टॉक देखेंगे, वो इससे इंस्पायर होंगे और ये प्लेटफॉर्म जोश टॉक्स बिहार ने ही प्रोवाइड किया है। तो अ बिग थैंक यू टू जोश टॉक्स बिहार फॉर दैट।